तो आज धामी सरकार का बजट पेश किया जाएगा। हालांकि इस बजट से जो स्थानीय लोग हैं, जो आम लोग हैं, उन्हें काफी उम्मीद है, क्योंकि इस बजट में कहा जा रहा है कि सभी वर्गों को देखकर बनाया गया है। बिल्कुल, हर वर्ग को क्या वाकई ये बजट साधेगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ दीपांकर भट्ट, हमारे संवाददाता, जुड़ गए हैं। दीपांकर, देखिए, पिछले साल की अगर हम बात करें तो लगभग 65,500 करोड़ के करीब कुछ बनाया गया था बजट, और इस बार अगर देखें तो 75,000 से भी ज्यादा का बजट बताया जा रहा है। तो कुछ करीब 15% से ज्यादा का बजट होगा। लेकिन उम्मीदें क्या हैं? किसको सबसे ज्यादा राहत देने की बातें सामने आ रही हैं? क्या ये बजट सैटिस्फैक्टरी होगा इस बार? हाँ बिल्कुल, क्योंकि राज्य का बजट है, अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं और उत्तराखंड में जो बड़ा फोकस एरिया है खास तौर पे तो वो यूथ और महिलाएं। युवाओं को नौकरी देना सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज यहां पर है, और जो बात यहां पर है कि सरकारी नौकरी के ऑप्शंस बहुत ज्यादा नहीं है कहीं पर भी। तो ऐसे में सरकारी नौकरियों में युवाओं का एडजस्टमेंट ना हो पाए तो उनको स्वरोजगार से कैसे जोड़ा जाए। तो फिर अलग अलग स्कीम्स है, चाहे खेती हो, किसानी हो, उद्यान हो, आप मछली पालने के प्रोजेक्ट्स हो, सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट्स हो। गवर्नमेंट का यह कहना है कि हम आपको अलग अलग सेक्टर में ऐसी स्कीम्स देना चाहते हैं। टूरिज्म हो, होम स्टेज को बढ़ावा देने की बात हो, इन सभी जगहों पर हमें यह दिख सकता है आज के बजट में कि यहां पर जो पैसा है वो बढ़ाया जाए, वहां पर जो पैसा खर्च किया जाना है सरकार की तरफ उसको बढ़ाया जाए ताकि युवाओं को रोजगार मिले। दूसरी बात है महिलाओं को लेकर 30% आरक्षण का जो फैसला रहा उसे सरकार एक बड़ा फैसला यहां पर बता रही है। लेकिन अब सवाल यह भी है कि जो बड़ा वोट पड़ा था 2022 के विधानसभा चुनाव में, महिलाओं का उसमें बड़ा रोल था कई विधानसभा क्षेत्रों में। तो ऐसे महिलाओं के लिए क्या स्कीम लाई जाए, क्योंकि आज भी पहाड़ी जिलों में महिलाओं की एक बड़ी भूमिका है खेती में, किसानी में। तो उनको कैसे वहां पर राहत दी जाए, महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो महिलाओं और युवाओं से जोड़ के आज का बजट माना जा रहा है कि खास फोकस इस पर होगा। खेती किसानी, चाहे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट हो, उधम सिंह नगर जहां गन्ना किसान है, वहां पर क्या खेती में कोई बड़ी राहत सरकार की तरफ से दी जाती है, इस पर नजर रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जितना ज्यादा कमाएंगे उतना आप बेहतर खर्च कर पाएंगे। यह थ्योरी यहां पर भी लागू होती है, स्टेट पर भी। तो उत्तराखंड में बात यह है कि रिसोर्सेज, आपके पास अर्निंग सोर्सेज बहुत कम है और आपको खर्च बहुत ज्यादा करना है। आपके लगभग 25,000 करोड़ रुपए यहां पर पेंशन, सैलरीज में खर्च होते हैं। इसके साथ साथ आप लगभग 8,000 करोड़ रुपए एजुकेशन पे खर्च करते हैं। इसी तरह आप लगभग 3,000 करोड़ के आसपास स्वास्थ्य पे खर्च करते हैं। जहां से आपको कुछ वापस नहीं मिलना है वहां सिर्फ आप दे रहे हैं। जहां अर्निंग की बात है, एक्साइज है, खनन है, जीएसटी है, यहां से आपकी कमाई आती है। तो जो बात अभी प्रेमचंद अग्रवाल कह रहे थे कि अगर सेंटर का जो हमें पैसा मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, अवस्थापना के लिए जो पैसा मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उससे उत्तराखंड जो डेवलपमेंट है, चाहे ऑल वेदर रोड की बात हो, केदारनाथ में कोई काम चल रहा हो, इसके अलावा सीमांत गांवों के विकास की बात हो, बॉर्डर रोड्स की बात हो, भारतमाला का प्रोजेक्ट हो, ये वो प्रोजेक्ट है जहां पर सेंटर की हेल्प है। तो उत्तराखंड के लिए अब चैलेंज ये है धामी सरकार के लिए यहां पर कि आप कैसे अपनी अर्निंग्स बढ़ाएं, और अर्निंग्स बढ़ेंगी तो रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे, और रोजगार के मौके बढ़ेंगे तो आपका रेवेन्यू जनरेशन बढ़ेगा, आपका रेवेन्यू जो चेन है, जो साइकिल है, वो तेजी से घूमेगा। तो उसका फायदा उत्तराखंड को मिलेगा। तो आज जो 75,000 करोड़ के बजट की जो उम्मीद की जा रही है, इसमें उम्मीद यही की जानी चाहिए कि रोजगार के मौके बढ़े, सरकार वहां खर्च करे जहां से आपकी अर्निंग्स भी बढ़े। तो इसको उम्मीद यही है कि आज का जो बजट होगा धामी सरकार का, इस बजट में हमें लोकसभा चुनाव की एक झलक उसमें भी दिखेगी कि वहां पर भी एक महिलाओं और युवाओं को साधा जाए, साथ ही साथ उनको नौकरी के मौके भी मिले। जी बिल्कुल दीपांकर, महिलाओं और युवाओं को साधने की कोशिश है, लेकिन इसके साथ एक और सवाल यहां पर खड़े हो जाते हैं कि जिस तरीके से पलायन की बात की जाती है, रोजगार की बात की जाती है, ये भी एक अहम मुद्दा माना जाता है। और बजट अगर पेश किया जा रहा है तो सबकी निगाहें भी टिकी हुई हैं। लेकिन विपक्ष का क्या रोल रहने वाला है, किस तरीके से वो सरकार को घेरने की कोशिश करेगी, दीपांकर? बिल्कुल, क्योंकि 47 विधायकों की सरकार इस वक्त उत्तराखंड में है और फुल मैंडेट के साथ बीजेपी यहां पर गवर्नमेंट चला रही है। तो ऐसे में बजट तो पेश होगा और बजट पास भी होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन विपक्ष अपने यहां पर जिस तरह मुद्दे उठा रहा है वो मुद्दे फिर से उठाएगा। कल उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था और सब बातों को जोड़ते हुए उठाया था कि नकल विरोधी कानून बनाया गया, लेकिन इस कानून को बहुत फायदा देखने को नहीं मिला। इसके साथ साथ उनका यह कहना है कि पेपर लीक लगातार हुआ, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये सारे मुद्दे, और इन सारे मुद्दों को जोड़ते हुए विपक्ष आज फिर से इसी पर चर्चा की मांग करेगा। कल क्योंकि ये मुद्दा उठा था, इसको सुनने
की बात भी स्पीकर ने मानी थी, लेकिन बाद में जो जिस तरह शोर शराबा हुआ, घपला हुआ, उसके बाद उन्हें सस्पेंड किया गया, तो कल इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाई थी। विपक्ष आज एक बार फिर बेरोजगारी का मुद्दा सदन में उठाने जा रहा है, लेकिन बजट के दौरान विपक्ष किस तरीके की भूमिका में रहेगा वो देखने लायक बात होगी आज। बिल्कुल दीपांकर, पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो 65,500 करोड़ रुपए का बजट था, उससे पहले 57,400 करोड़ का बजट था। अब इस बार देखा जा रहा है 75,000 से ज्यादा करोड़ का बजट है। तो जब भी ये बजट बढ़ा है तो किस वर्ग को सबसे ज्यादा फायदा मिला है? इतिहास क्या कहता है उत्तराखंड के बजट का? बजट उत्तराखंड में अगर बात करें, साल 2000 में स्टेट बना और एक विशेष राज्य का जो पैकेज केंद्र की तरफ से उत्तराखंड को मिलता है वो यहां पर एक बड़ी मदद होता है। जहां तक बात है कि आप जिस तरह स्टेट बढ़ रहा है, यहां की पॉपुलेशन हर जगह बढ़ रही है, तो वो खर्चे कहीं ना कहीं स्टेट के हर तरीके से बढ़ रहे हैं। आपको रोड्स चाहिए, आपको अच्छी एजुकेशन देनी है, आपको हेल्थ सिस्टम को बेहतर करना है, आपको स्कूल्स अच्छे खोलने हैं, तो आप ये जब पूरे सिस्टम को आप तैयार करते हैं तो आपके खर्चे जाहिर तौर पर बढ़ते हैं। ऐसे में हर साल जो बढ़ती हुई महंगाई है वो सब चीजों को भी यहां पर देखा जाता है। तो उत्तराखंड में अगर बात करें तो खास फोकस इसी बात पर रहा सरकारों का कि हमारा किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो पाए, किस तरीके से यहां पर युवाओं को अच्छी शिक्षा मिल पाए ताकि वो यही रोजगार कर पाए। लेकिन इतना सब होने के बावजूद उत्तराखंड में जिस तरीके से पलायन हुआ है ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय। और खास बात ये कि जिस पहाड़ी राज्य को आप डेवलप करने की बात करते हैं उन्हीं 9 पहाड़ी जिलों से सबसे ज्यादा पलायन हुआ है। तो सब अब एक बड़ी आबादियां शहरों में एक लोड बढ़ा है, तो वहां पर जो मिसमैच है, कम से कम की पहाड़ों में भी इस तरीके का डेवलपमेंट हो, युवा रोजगार से जुड़े, और जिस थीम के साथ इस राज्य के गठन किया गया, जिस सोच के साथ बनाया गया, वहां पर रोजगार के मौके मिले। तो इसमें महिलाएं, युवा, इनको खास तौर पर फोकस पहले भी किया गया और इस बार के बजट में भी उम्मीद यही है कि खास फोकस किसान, महिला और युवाओं पर दीपांकर, और इसीलिए सबकी निगाहें भी टिकी हुई हैं कि इस बार बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र चल रहा है और हर तरफ चहल पहल बढ़ी हुई है। असल में राजधानी बनने के बाद क्या गैरसैंण में कुछ बदला? क्या लोग गर्मियों की राजधानी में खुश हैं? इन सवालों की पड़ताल न्यूज 18 ने की। देखिए इस रिपोर्ट में। कुमाऊं और गढ़वाल के बॉर्डर पर चमोली जिले में बसा छोटा सा कस्बा गैरसैंण राज्य आंदोलनकारियों के लिए पिछले 22 सालों में बेशक ये तय नहीं हो पाया कि उत्तराखंड की स्थायी राजधानी कहां होगी। अलबत्ता मार्च 2020 में कोविड की पहली लहर से कुछ पहले को गर्मियों की राजधानी बना दिया गया था। पहले कोविड और फिर राजनीतिक घटनाक्रम की वजह से तब से गैरसैंण सुनसान ही रहा। पहल जरूर है, लेकिन यहाँ राजधानी जैसी चमक धमक आज भी नहीं दिखाई देती। ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा में अनुकृति की उम्र महज 3 साल थी, पर विकास की तस्वीर इस बच्ची के जहन। क्या है गैरसैंण? क्या है? कैपिटल है उत्तराखंड की, समर कैपिटल। अच्छा, आप यहाँ, आपको क्या लगता है छोटी छोटी चीजें आपको क्या चाहिए यहाँ पे गैरसैंण में? गैरसैंण में सबसे पहले तो पानी आना चाहिए। वह पानी की बहुत, हाँ बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए। गैरसैंण एक कस्बे से आगे नहीं तंग आ चुके हैं। वहीं 30 साल की पूजा बड़वाल राजधानी को लेकर साफ राय रखती हैं। भी एजुकेशन यहाँ है नहीं इतना ज्यादा, देहरादून ही जाना पड़ता है। हॉस्पिटल वगैरह भी सब देहरादून ही है, बाकी ज्यादा तो कुछ चेंजेस नहीं है। 2-4 दिन की चहल पहल रहती है तभी हमारा भी चलता है, बाकी तो गाड़ी भी देखनी मुश्किल होती है। ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा हुई तो जैसे ही घोषणा हुई वैसे ही जो है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत तो हो गया, वो घोषणा में रह गई। यहाँ पर जो है कि विकास के काम जो है किसी भी प्रकार के न कोई विकास कार्य हुई। विधानसभा सत्र के दौरान गैरसैंण अचानक बोझ से हाँफने लगता है तो पर्यटन के नक्शे से भी गर्मियों वाली राजधानी नदारद है।
चमोली के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज मानते हैं कि काम होना अभी बाकी है। नहीं, ये स्ट्रक्चर बना है, इसका पूरा उपयोग होना चाहिए। मैंने एक प्रपोजल दिया है, मैंने महामहिम राज्यपाल जी को और मैंने अध्यक्षा जी को भी एक प्रपोजल दिया है। उस प्रपोजल को अगर स्वीकार करती हैं तो इसका और भी डेवलपमेंट होगा। तो निश्चित रूप में यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वो बनना बहुत जरूरी है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी तो बनाया, लेकिन अभी भी सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल, ये वो मुद्दे हैं जिनको लेकर लोग आज भी यहां पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो राजधानी बनने के बाद 3 साल में भी कुछ गैरसैंण में नहीं हुआ, ऐसे में स्थायी राजधानी की बात करना बेमानी सा लगता है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 8।